जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो सीरीज चल रही थी उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 4। और प्रकरण 4 में हमारी चल रही है सगुण भक्ति धारा राम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति धारा, उसमें चल रही है राम भक्ति शाखा। अब देखो, राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे थे और राम भक्ति शाखा में जो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, जिनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और टू द पॉइंट अपनी क्लासें चल रही है। आपके शानदार नोट्स में बनवा रहा हूँ, आप केवल अच्छे से उनका रिवीजन करते रहें, अच्छे से उनके अभ्यास करते रहें, उसमें आपकी जो है एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी इतने प्रसिद्ध हैं कि आज अभी आपको वीडियो में भी आवाज़ आ रही होगी। हमारे जहाँ मैं ये वीडियो बनाता हूँ उसके पास में मंदिर है भोलेनाथ जी का, तो वहाँ भी सावन का महीना चल रहा है, तो रामचरितमानस का ही पाठ हो रहा है ना। तो रामचरितमानस की जो रचना लिखी है वह रचना इस प्रकार लिखी है कि वो लोगों के हृदय का हार बन गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ना कि जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जयसी ने अपना पद्मावत का प्रबंध काव्य लिखा था, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध क्या लिखा, काव्य रामचरितमानस लिखा, जो लोगों के हृदय का हार रहता चला आता है वह रचा है। और इसे देख सकते हैं कि आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में, घर घर में हर मांगलिक कार्य के पहले रामचरितमानस का पाठ करवाना कितना शुभ माना जाता है। आप इसका अभी आप सुन रहे होंगे कि रामचरितमानस का पाठ जो है हमारे पास में भगवान शिव जी के जो मंदिर है उसमें हो रहा है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और कथन कहा था कि इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपनी दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो ये हृदय मंदिर ही है और इसमें पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, इसलिए इसका जो है रामचरितमानस का जो है ये पाठ आप सुन रहे हैं अभी, और ये पाठ ही है जो कि इनकी प्रसिद्धि को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता के बारे में और हम पढ़ चुके थे कि उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक की दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। इससे आगे आने वाले विशेष जो कथनों के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आप थोड़े बहुत अगर कहीं इस जो रामचरितमानस के पाठ की जो आवाज़ आ रही है उससे अगर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो तो आज उसका भी आनंद लें ना, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि ये इतनी मधुर रामचरितमानस की जो धुन है वो आपके कान में सुनाई दे रही है, तो आपको उससे बल्कि उत्साहित होना है उस इस सावन के इस मौसम में, सावन के इस महीने में। और भगवान शिव के मंदिर से आते हुए ये धुन आपके करियर को एक उच्च दृष्टि प्रदान करे, एक उच्चता प्रदान करे, आपको सफलता दिलाए, ये मैं आपके इस मंगल कामना करता हूँ। अब आने वाला जो अगला जो कथन है उसके बारे में बात करें तो इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुलसीदास जी के बारे में। नए प्रसंगों की उद्भावना की जो क्षमता थी वह जितनी सूरदास में थी उतनी तुलसीदास जी में नहीं थी। ये बात कहना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस कथन को नोट कर लेंगे कि इससे यही प्रतीत होता है 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 कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों, उनकी जो प्रतिभा थी अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी,
नए 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 प्रसंगों की उद्भावना करने वाली, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं, उद्भावना करने वाली नहीं। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को हम एक हिंदी साहित्य का एक महासागर मान सकते हैं ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस महासागर जो ये किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से ये जो लाइनें मैं आपके लिखवा रहा हूँ ये मोती के समान है। यूँ मान के चले कि उस महासागर से आपके लिए मैंने मोती चुन चुन के लेके आया हूँ और मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो आप इनको उसी प्रकार सजाएं अपनी नोट्सों में, ताकि जब आप इसका रिविज़न करें तो आप अच्छे से रिविज़न कर पाएँ और पहले ही प्रयास में जो है आप अपनी सफलता अर्जित कर पाएँ। क्योंकि देखो, नोट्स और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वह हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए रामबाण है। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रखा है तो यूँ मान के चलें कि आपकी सोचने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता एक अलग ही स्तर पर है। जो भी हिंदी से तैयारी करेगा उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तो पढ़ना ही चाहिए। अब जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनके 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको पढ़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो अपनी सीरीज चल रही है, अगर इसको पढ़ के आप नोट्स बना लिए, उसके बाद अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको किताब आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा जो थी अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अगला जो कथन है उसे लिखेंगे कि रामचरितमानस में रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। तो रामचरितमानस में जो है तुलसी केवल कवि ही नहीं बल्कि एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। बात करें कि उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता, गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे थे। ये अति इम्पोर्टेंट कथन है, इसे आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लो इधर। इम्पोर्टेंट कथन, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है आचार्य शुक्ल का तुलसीदास संबंध में कि उनकी साहित्य मर्मज्ञता उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता, और गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कारों के प्रदर्शन आदि के खिलवाड़ों में वे
में वे फंसे हैं। तो उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना आवश्यक है कि उन्होंने रचना निपुण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार के प्रदर्शन आदि के खिलवाड़ में वे फंसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात चल रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को लेकर। तो उनका कथन है कि इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा जो होती है अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। और रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। और उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता, गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार के प्रदर्शन में आदि के खिलवाड़ में वे फंसे हैं। अब देखो, प्रश्न जो है किसी भी तरह बन सकता है। प्रश्न इस तरह आ सकता है कि ये उपयुक्त दिया हुआ कथन किस विद्वान को लेके है, ये भी आ सकता है। प्रश्न इस तरह आ सकता है कि ये जो कथन है वह किस विद्वान का दिया हुआ है, या फिर हम जो है इस प्रश्न को, जैसे मान लो 4 कथन आप एक तरफ दे रखे हैं, जैसे एक कथन ये आ गया, एक कथन दूसरे विद्वान को लेके आ गया और 4 जो विद्वान है वो अलग दे रखे हैं। फिर उन चारों को 3 कथन इधर से मिला रहे हैं, 3 कथन उधर से, जो मिलान वाले प्रश्नों में इस तरह प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न किसी भी तरह बन सकता है। आपको जो है कथनों को याद करना और समझना कि आपको वह 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी वो तैयारी हो जाएगी। यहाँ तक लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे जो महत्वपूर्ण कथन उनके उनको लिख लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो है एक अमर महाकाव्य है और आज यूँ मान के चलें कि भारतीय संस्कृति का वो एक अभिन्न और अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन जीने के कई तरीके और साहित्य के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। कुछ कथन और बाकी हैं, इसके बाद हमारे तुलसीदास जी जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो बात करें अब अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते नहीं। अगला जो कथन है उसे निकले अलंकारों के बारे में है। तो अगला कथन है कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है, ऐसे मार्मिक ढंग से अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, उनकी अपनी अलग चमक दमक दिखाते नहीं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते नहीं। तो अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि सर्वत्र भावों या तथ्यों की ही व्यंजना उन्होंने प्रस्फुटित की है। अपनी यूँ चमक दमक दिखाने के लिए ज़बरदस्ती उन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह अलंकारों को प्रयोग किया है कि वह लगे कि स्वाभाविक रूप से अलंकारों का उसमें जो है आगमन हुआ है। तो
अलंकारों का प्रयोग भी इस तरह किया है कि ताकि वह स्वाभाविक लगे, न कि बनावटी लगे। अगले कथन की बात करते हैं। तो अगला कथन है कि कहीं 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 लंबे लंबे, कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में, सांग रूपक बांधने में, सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी, उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त, दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त, और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई किसी कवि में नहीं। दूसरा अति महत्वपूर्ण कथन है, साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपको कहीं पढ़ने में कहीं समस्या है, देखने में कहीं समस्या है, तो मैं जो बोलता हूँ तो मेरी जो आवाज़ के हिसाब से लिख लें आप। तो पहला कथन है कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की कि सर्वत्र भावों या तथ्यों के व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते नहीं। यानी कि अलंकारों का प्रयोग सहज भाव से, सरल भाव से किया है ताकि वह स्वाभाविक लगे, न कि बनावटी। दूसरा जो कथन है कि कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक ऐसी भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अगर देखें तो उनके अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए किया, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। दोनों कथनों को लिख लेंगे। दोनों कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। देखो, रिवीजन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आप जो है कम से कम क्लास ख़त्म होने के बाद भी एक बार तो इनका रिवीजन कर लें। एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे तब एक बार रिवीजन कर लें। मुश्किल से मुश्किल एक पेज नोट्स बनाता हूँ मैं आपको इस क्लास के माध्यम से। तो आप क्या अगर ध्यान से भी पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ लेंगे, 10 मिनट लगेंगे खींच के, है ना। तो मेरे हिसाब से रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन जरूर करें ना, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके, किसी भी तरह आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर हमारा चयन हो चुका है और आपके द्वारा की गई मेहनत हमारे लिए फलीभूत हुई है। जो भी व्यक्ति ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, बूंदी कोटा का जो आसपास का जो भी अभ्यर्थी है, साहित्य शिखर क्लासेस की ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे बूंदी ज़िले में। तो जो भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दे।
और जल्दी से अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि मैं केवल 100 अभ्यर्थियों को ही लूँगा और उसमें 100 अभ्यर्थियों की तैयारी करवाएंगे। 50 अभ्यर्थी लगभग वरिष्ठ अध्यापक होने चाहिए, वो 50 ही लगभग जो है स्कूल व्याख्याता के हों। तो जो भी अभ्यर्थी ऑफलाइन बेस से तैयारी करना चाहता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, वो अभ्यर्थी जो है साहित्य शिक्षक क्लासेस का ऑफलाइन बेस ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम पर का लिंक दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लें, या फिर कमेंट कर दें कि सर हमें ज्वाइन करना है, फिर मैं आपको उसमें कॉन्टैक्ट या वो लिंक भेज दूंगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बारे में चिंतित है कि बूंदी में कोई भी ऐसा ऑफलाइन बैच नहीं चल रहा है हिंदी का विशेषकर, जिससे पूर्णतः विश्वास करके तैयारी कर लें कि हाँ हमारा चयन सुनिश्चित हो सके। उसके लिए शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, तो साहित्य शिक्षक क्लासेज ही स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का पूरा कोर्स जो है निःशुल्क हम साहित्य शिक्षक क्लासेज चैनल के माध्यम से भी करवा रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप इस माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है, काव्य शास्त्र लगता है, उसके हिसाब से पूरी गहराई के साथ तैयारी करवा रहे हैं। पूरा कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जो भी साथी हैं, परिवार के हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल का लिंक शेयर कर दें कि ये चैनल है, यहाँ तुम तैयारी कर सकते हो। उनसे कहना कि पहले कम से कम 10 क्लासें रेगुलर देखिए, उसके बाद डिसीजन लेके आपको आगे इसमें से क्लास देखनी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। अलंकार की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की कि सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, उनकी अलग चमक दमक दिखाते नहीं। कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने कई भद्य परंपरा का अनुसरण किया है, लेकिन दोहावली के कुछ दोहों को छोड़ दें। उसके अतिरिक्त सर्वत्र भाषा का ऐसा प्रयोग किया है कि भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगर दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। ये लाइन अति इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुलसीदास जी को लेकर बात कही गई है आचार्य शुक्ल के द्वारा। बाकी पूरे जोश उत्साह के साथ तैयारी करें। आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका चयन हो और आप जल्दी से जल्दी जो है सफलता हासिल करें, और आप अपना जो है मुझे मैसेज कॉल करके कहें कि सर हमारा चयन हुआ। वह दिन बहुत खुशी का दिन होगा, है ना। बात करें अगले कथन की, तो अगला जो इम्पोर्टेंट कथन है वह है कि सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है। अलग है, अगला कथन है कि सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने, सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया। पर मर्यादा का, पर एक जो मर्यादा होती है, एक मर्यादा का उल्लंघन, पर मर्यादा का उल्लंघन इन्होंने कहीं नहीं किया है, कहीं नहीं किया है, कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन, वर्णन जो है, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन जो बिना किसी लज्जा, जो बिना किसी लज्जा, जो बिना किसी लज्जा और संकोच के, और संकोच के, संकोच के सबके सामने, सबके सामने पढ़ा जा सके, सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है, गोस्वामी जी का ही है। श्रृंगार और प्रेम का वर्णन भी इस तरह किया है कि सबके सामने से पढ़ा गोस्वामी जी का ही है। प्रेम सबके सामने पढ़ा जा सकता है, वरना श्रृंगार का वर्णन करते हुए इस प्रकार की अश्लीलता भी आ जाती है। लेकिन इस प्रकार का वर्णन किया इन्होंने कि जो किसी भी व्यक्ति के सामने बिना लज्जा संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, तो वह केवल गोस्वामी जी तुलसीदास जी का ही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जो अंतिम कथन है उसकी बात करते हैं। हम निसंकोच कह सकते हैं, हम निसंकोच कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि
यह एक कवि ही यह एक कवि ही हिंदी यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी को एक और प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो दोनों कथनों को नोट कर लेंगे। सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन इन्होंने कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन जो बिना किसी लज्जा संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज चल रही है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है 3 दिन में क्लास मिले, 4 दिन में क्लास मिले, लेकिन क्लास रेगुलर रहेगी। तो आपको क्लासें रेगुलर देखना है, नोट्स अलग से बनाने हैं। और साहित्य शिक्षण क्लासेस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, उससे ज्वाइन कर ले और अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि ओनली 100 सीटें हैं, फिर उसके बाद एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और जो ऑनलाइन ही तैयारी करना चाहते हैं तो वह अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे साथियों को भी बता दें। ठीक है, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।